नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि पूर्व में हुआ आर ओ का एग्ज़ाम जो है रद्द हो चुका था। अब जो है आगे जो है संभावना है कि जून जुलाई के आसपास जो है आर ओ का पुनः एग्ज़ाम करवाया जाएगा। उसी री एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए ध्येय IAS संस्थान ने जो है आर ओ के लिए नया टेस्ट पेपर का सीरीज लॉन्च किया है और ये थर्ड स्टेज का टेस्ट पेपर है, जिसके तहत जो है यहाँ पे संभावना है कि शायद जो है 10 GS के टेस्ट पेपर और 10 जो है हिंदी के टेस्ट पेपर करवाए जाएंगे। इसी कड़ी में आज हम लोग जो है पहले नंबर के टेस्ट पेपर पे चर्चा करेंगे। जो पहले नंबर का टेस्ट पेपर है वो समान अध्ययन पे और मई जून 2023 के करंट अफेयर पे आधारित है, जिसके तहत हम लोग जो है 140 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथ ही इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर पहला क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन कह रहा है कि कथा वस्तु बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रमुख ग्रंथ है। दूसरा कथन है, इस ग्रंथ में बुद्ध का जीवन चरित्र जो है अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से कथन जो है सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कथा वस्तु जो है बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का प्रमुख जो है ग्रंथ है, ना कि महायान शाखा का। तो इसलिए यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाता है। इसके अलावा जो है इस ग्रंथ में महाबुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित किया गया है, इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य के लिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है तीसरा नंबर जो है असत्य है कि आर्यों का समाज जो है मात्र प्रधान था। ये कथन असत्य है। इसके अलावा जो है A, B और D जो है सही है। तो देखा जाए इसके एक्सप्लेनेशन में तो आर्यों द्वारा विकसित जो है वैदिक सभ्यता एक जो है ग्रामीण सभ्यता थी और जो है आर्यों की भाषा संस्कृत थी और जो है आर्यों का प्रिय पशु जो है घोड़ा तथा सर्वाधिक प्रिय देवता जो है इंद्र थे और आर्यों का समाज जो है पितृ प्रधान था और साथ ही समाज की सबसे छोटी इकाई जो है परिवार या कुल हुआ करती थी, जिसका मुखिया जो है पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। इसलिए यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से किस लेख से यह ज्ञात होता है कि पुष्पमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। तो इसका उल्लेख हमें जो है अयोध्या के लेख में मिलता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से कौन एक कूटनीतिज्ञ थे। तो यहाँ पे चौथे का सही जवाब है डी ऑप्शन घटर्क पर। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जो है आंसर होगा। ठीक है। हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में सर्वाधिक महान कवि जो है कालिदास थे और इसके अलावा जो है जो उसके जो नवरत्न थे उनमें से जो है महान कूटनीतिज्ञ जो थे वो घटर्क पर थे। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा नंबर क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में कहा गया है कि गुप्त साम्राज्य की जो प्रशासन की प्रकृति है वो संघात्मक थी। इसका कारण दिया गया है कि गुप्त राजा अनेक छोटे राजाओं का राजा होता था। तो नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे पांचवें में देखते हैं तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए आर दोनों कथन सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए यहाँ पे जो है पांचवें का जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठवां। क्वेश्चन नंबर छठा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। दूसरा कथन है इसका निर्माण उसने
मेवाड़ विजय की स्मृति में करवाया था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे छठे में ये देखते हैं कि राणा कुंभा जो है मेवाड़ के शासक थे और राणा कुंभा की सबसे महत्वपूर्ण विजय जो है मालवा के महमूद खिलजी के विरुद्ध थी और मालवा विजय की स्मृति में जो है राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इसके अलावा चित्तौड़ के इस कीर्ति स्तंभ को हिंदू देव शास्त्र का कोष भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है केवल पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस विजय का नाम जो है जो कहा गया है मेवाड़ विजय की स्मृति में उन्होंने इसका निर्माण करवाया, ये कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे मेवाड़ विजय नहीं मालवा विजय की स्मृति में जो है कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां, रायचूर दोआब निम्नलिखित में से किन किन साम्राज्यों के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। तो यहाँ पे देखा जाए 7वें का सही जवाब है सी ऑप्शन, विजयनगर एवं बहमनी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये प्रसिद्ध रायचूर दोआब जो है कृष्णा और जो है तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित था। ठीक है, जो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के मध्य संघर्ष का एक प्रमुख कारण माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, बेस नगर का गरुड़ स्तंभ निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। तो यहाँ पे 8वें में देखते हैं, तो जो ये बेस नगर पड़ता है ये जो है विदिशा में है और यहाँ का गरुड़ स्तंभ जो है भागवत धर्म से संबंधित प्रथम उपलब्ध जो है प्रायस्तर स्मारक है। इससे पता चलता है कि जो है तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। तो यहाँ पे जो है भागवत धर्म से संबंधित है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस एक महाजनपद की 2 राजधानियां नहीं थी। तो यहाँ पे जो है 9वें में देखते हैं, तो डी ऑप्शन है मत्स्य, इसकी 2 राजधानियां नहीं थी, क्योंकि जो है देखा जाए तो बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय से पता चलता है हमें कि गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व उत्तर भारत में 16 महाजनपद विद्यमान थे, जैसा कि आप जानते भी होंगे, प्रमुख जो है बुक्स के माध्यम से भी आपने पढ़ा होगा। और इसमें जो है अवंती की राजधानी जो है उज्जैनी तथा जो है महिष्मती और पंचाल की रानी जो है अहिच्छद्र तथा काम्पिल और कौशल की राजधानी जो है साकेत तथा श्रावस्ती थी, जबकि मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी केवल, इसके अलावा और कोई राजधानी नहीं थी। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय उनके साथ था। तो यहाँ पे देखते हैं 10वें में, तो 10वें में सही जवाब है सी ऑप्शन, शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे उत्तर भारत के जो है अंतिम महान चिश्ती संत हुआ करते थे। इन्होंने जो है तौहीर ए वजूदी की रचना की और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय नसरुद्दीन चिराग देहलवी उनके साथ थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, अकबर द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित सोने के सिक्कों में से कौन सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। तो यहाँ पे 11वें में पता चलता है कि जो है संसब एक सिक्का होता था, वे सोने के सबसे बड़े सिक्कों में मशहूर था। ठीक है, यह अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। यह 101 तोले का था। इसका प्रयोग जो है बड़े लेन देन करने में किया जाता था और मुहर जो होता था वो अकबर द्वारा चलाया गया मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का था। इसके अलावा जो है इलाही एक ऑप्शन है, तो इलाही जो है अकबर द्वारा चलाया गया सोने का गोल आकार का सिक्का था। एक और ऑप्शन है रहेस भी अकबर द्वारा चलाया गया सोने का सिक्का था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो नीचे दिए 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में दे रखा है कि हुमायूं का पहला सैनिक अभियान कालिंजर के विरुद्ध था। कालिंजर कहाँ पड़ता है, बुंदेलखंड के बांदा जिले के आसपास। ठीक है, दूसरा दे रखा है कारण, तो कालिंजर के शासक जो थे प्रताप रुद्रदेव
उनको जो है अफगानों के प्रति सहानुभूति थी, ये इसका कारण कहा जा रहा है। तो नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो हुमायूं का पहला सैनिक अभियान जो है वर्ष 1531 ईस्वी में बुंदेलखंड में स्थित कालिंजर के विरुद्ध था। उस समय कालिंजर का शासक कौन हुआ करते थे? प्रताप रुद्रदेव। और हुमायूं के कालिंजर अभियान का प्रमुख कारण क्या था? प्रताप रुद्रदेव द्वारा अफगानों के प्रति जो सहानुभूति थी, इसका एक प्रमुख कारण था कि हुमायूं ने यहाँ पे हमला किया। इसके अतिरिक्त जो है कालिंजर का दुर्ग जो है बुंदेलखंड की पहाड़ी पर स्थित था, जो सैनिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां, निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है गदर पार्टी की स्थापना। तो यहाँ पे देखा जाए तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? जो है जून 1913 में सोहन सिंह भाकना ने इसकी स्थापना की, जून 1913 में। दूसरा है मदन लाल ढींगरा द्वारा करजन वायली की हत्या कब की गई? ठीक है, तो करजन वायली की गोली मारकर हत्या की गई 1 जुलाई 1909 में, लंदन में हुई थी ये हत्या। ठीक है, इसके अलावा है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो इसकी स्थापना फरवरी 1905 में लंदन में की गई, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। ठीक है, अगला है चौथा, ऊधम सिंह द्वारा माइकल ओ डायर की हत्या कब की गई? इसे ही जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है हत्या हुई थी 1940 में लंदन में, मार्च 1940 में। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब है स्ट्रेची आयोग द्वारा किया गया था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उड़ीसा अकाल पड़ा था 1866-67 में। इसके पश्चात जो है 1866 में जॉर्ज कैंपबेल के अधीन अकाल आयोग स्थापित किया गया, जिसने राहत सेवा को सरकार की जवाबदेही माना। और 1876-77 में जो है अकाल के बाद 1878 ईस्वी में स्ट्रेची आयोग बनाया गया, जिसकी अनुशंसा पर 1883 ईस्वी में अकाल संहिता या दुर्भिक्ष संहिता बनाई गई। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, अहमदाबाद अधिवेशन 1921 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है इस अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने की थी। दूसरा कथन है इसी अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पहली बार उठाई थी। तो यहाँ पे देखा जाए 15 का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, केवल दूसरा जो है स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। यहाँ पे देखा जाए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि वर्ष 1921 के कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पहले जो है CR दास को चुना गया था अध्यक्षता के लिए, लेकिन जो है उनके जेल में जाने के कारण जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है हकीम अजमल खान ने की थी। और इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस एक ने जो है अल नदवाह का प्रकाशन किया था? तो यहाँ पे देखा जाए 16 का सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। सूची फर्स्ट में दे रखा है कुछ आंदोलन और संघर्ष, और सूची सेकेंड में दे रखा है उनसे संबंधित स्थान। तो बिजौलिया आंदोलन कहाँ पे हुआ? राजस्थान में। एका आंदोलन कहाँ पे हुआ? अवध में। और तेभागा आंदोलन कहाँ पे हुआ? बंगाल में। और बकास्त किसान संघर्ष कहाँ पे हुआ? बिहार में। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस एक क्रांतिकारी को काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा नहीं हुई थी? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बटुकेश्वर दत्त को फांसी की सजा नहीं हुई थी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके अलावा देखा जाए
तो इसके एक्सप्लेनेशन में जाते हैं तो पता चलता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के जो मेंबर थे उनके द्वारा जो है 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया गया और सरकार ने जो है समूचे षड्यंत्र का पता लगाकर जो है 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशनलाल राजेंद्र लाहिड़ी आदि पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई, लेकिन बटुकेश्वर दत्त इसमें जो है बच गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन एक जो है नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों में सम्मिलित नहीं था। तो यहाँ पे जो है 19 में कहा गया है कि जो है उन्होंने पूर्ण स्वराज की सिफारिश नहीं की थी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के जो है प्रत्युत्तर में जो है 28 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में वाली इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और इस रिपोर्ट की सिफारिशों में भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा प्रदान करना, भारत का एक संघ होना, मूल अधिकारों की व्यवस्था करना, पृथक निर्वाचक मंडल की स्वीकारता हो इत्यादि मुद्दे शामिल थे, लेकिन भारत को जो है पूर्ण स्वराज का दर्जा देना इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा प्रावधान राजनीतिक समता को सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 20 का सही जवाब है डी ऑप्शन, वयस्क मतदान। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि कहा गया है कि भारतीय संविधान हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करता है और भारत के 3 आयाम है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। लेकिन जो है लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान राजनीतिक समता को सुनिश्चित करता है, जबकि जो है प्रश्नगत जो 3 और विकल्प दे रखे हैं वे जो है नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं, ना कि जो है राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये तीनों नागरिक जो है समता को सुनिश्चित करने वाले प्रावधान हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह जो है अनुच्छेद 160 में वर्णित है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा विषय जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd की समवर्ती सूची में शामिल है। तो इसमें जो है दंड प्रक्रिया जो है का उल्लेख किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके अलावा जो अन्य 3 व्यवस्था हैं ये जो है राज्य सूची में शामिल विषय हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है जो है समवर्ती सूची के बारे में, तो यहाँ पे दंड प्रक्रिया जो है समवर्ती सूची का विषय है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही जो है पुनर्स्थापित किया जा सकता है। दूसरा कथन है यदि प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के मेंबर हैं तो भी वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट दे सकते हैं। तो यहाँ पे कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार जो है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, अतः अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही जो है पुनर्स्थापित किया जा सकता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के मेंबर हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। यदि वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने के दौरान लोकसभा विघटित हो जाए तो यह घोषणा जो है पुनर्गठित लोकसभा की प्रथम बैठक के बाद कितने दिनों तक प्रभावी रहेगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो यह है जो है 30 दिनों तक प्रभावी रहेगी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यदि संविधान के बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, तो संविधान का अनुच्छेद जो है 360 जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है किसको, राष्ट्रपति को। और वित्तीय आपातकाल की घोषणा की तिथि के 2 माह के भीतर संसद की संतुति मिलना अनिवार्य है। यदि वित्तीय आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा विघटित हो जाए अथवा 2 महीने के भीतर इसे मंजूर करने से पूर्व जो है लोकसभा विघटित हो जाए तो यह घोषणा पुनर्गठित लोकसभा की प्रथम बैठक के बाद 30 दिनों तक प्रभावी रहेगी, परंतु इस अवधि में इसे राज्यसभा की मंजूरी मिलना आवश्यक हो जाएगा।
तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 खा में निम्न में से किस राज्य के लिए विशेष उपबंध जो है प्रावधानित है? तो यहाँ पे देखा जाए ये जो है उपबंध जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है असम राज्य से संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। पंच दोआब निम्नलिखित में से किस एक का विशिष्ट लक्षण है? तो ये जो है पंजाब हरियाणा के मैदान से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पंजाब हरियाणा मैदान को जो है सतलज यमुना विभाजक भी कहा जाता है। यह मुख्यतः बांगर से संबंधित है और ये बांगर से निर्मित है। इस मैदान की विशिष्ट लक्षण जो है पंच दोआब यथा जो है बिष्ट दोआब या बारी दोआब या रचना दोआब या जो है छाज यानी चाज दोआब तथा सिंध सागर दोआब भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित की उनके उत्तर से दक्षिण अवस्थिति का सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है पूर्वी घाट में स्थित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए पहले जो है नल्ला मलाई होगा तो पहला ऑप्शन होगा, फिर जो है पालकोंडा होगा दूसरा होगा, फिर जवेदी होगा तीसरा होगा, फिर जो है शेवराय होगा है नहीं ऑप्शन में, ठीक है, फिर होगा अन्नामलाई, ठीक है, तो यहाँ पे चौथा ये होगा। इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करें तथा कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। एक तरफ जलप्रपात है दूसरी तरफ नदियां हैं तो अमृत धारा का मिलान क्या होगा? हसदेव नदी, ठीक है। डुडुमा का मिलान क्या होगा? जो है पचकुंड। गोकाक का मिलान क्या होगा? घाट प्रवाह। दूध सागर का मिलान होगा मांडवी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान है जिसका क्षेत्रफल कितना है? 1523 वर्ग किलोमीटर। ग्रेट निकोबार का कितना है? ठीक है 921 वर्ग किलोमीटर। दक्षिण अंडमान का है कितना? उत्तरी अंडमान को पता कर लेते पहले। उत्तरी अंडमान का है 1317 वर्ग किलोमीटर और इसको दक्षिण अंडमान को बोला जाता है लिटिल अंडमान, इसका है 707 जो है वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे कोयला क्षेत्र है उसका मिलान करना है राज्यों से। तो उमरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? ये जो है मध्य प्रदेश में है। और तंदूर कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? तेलंगाना में। और जो है लाल मटिया कोयला क्षेत्र कहाँ पे? झारखंड में। और रणजीत घाटी कहाँ पे है? सिक्किम में। तो इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेनकुट्टा गैप कहाँ पर अवस्थित है? तो ये जो है इलायची पहाड़ी पर अवस्थित है। ये तिरुवनंतपुरम केरल तथा मदुरई तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर है। इसका कारण है कि प्रदेश का उत्तरी और पश्चिमी भाग ऊंचा है और हिमालय पर पर्याप्त जल स्रोत हैं। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे 32 में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे पहला कथन गलत है जबकि आर ऑप्शन यानी इसका कारण जो है सही है। क्योंकि जो है कहा जाता है कि किसी क्षेत्र के अपवाह तंत्र में वहाँ की धरातली संरचना और भूमि के ढाल, चट्टानों के स्वभाव, जल की प्राप्ति आदि का विशेष प्रभाव होता है। इसी कारण जो है उत्तर प्रदेश का उत्तरी एवं पश्चिमी भाग ऊंचा है और हिमालय पर पर्याप्त जल स्रोत हैं, ठीक है। और अतः प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता है। तो इसलिए यहाँ पे पहला अभिकथन गलत हो जाता है लेकिन कारण सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो कुछ मेलों का जिक्र है और उनके स्थान का जिक्र है। तो रामनगरिया मेला कहाँ पर होता है? ये फर्रुखाबाद में होता है। कालिंजर का मेला कहाँ पे होता है? बांदा में। ध्रुपद मेला कहाँ पे होता है? तो ये जो है वाराणसी में। अगला है दादरी मेला कहाँ पे होता है? बलिया में। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, भारत की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? तो भारत की ऊर्जा राजधानी जो है सोनभद्र को कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि सोनभद्र के दक्षिणी क्षेत्र को भारत की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। यह एक औद्योगिक क्षेत्र है। इसमें बॉक्साइट, चूना, पत्थर, कोयला, सोना आदि जैसे खनिज बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे बिजली संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिलों में लाल मृदा पाई जाती है। दूसरा कथन है लाल मृदा में दलहन की खेती की जाती है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है पहला कथन सही है कि मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली में लाल मृदा पाई जाती है, ठीक है, लेकिन इस मृदा में दलहन और तिलहन की खेती जो है के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो लाल मृदा जो है दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली जिले में पाई जाती है। और लाल मृदा में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी और लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। इस मृदा में दलहन और तिलहन की खेती की जाती है, ठीक है, ना कि सिर्फ जो है दलहन की। इसलिए जो है यहाँ पे जो है देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, पूर्वी यमुना नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राज्य की सबसे पुरानी नहर है यह। दूसरा कथन है इसका निर्माण शाहजहां ने शुरू किया था। तीसरा कथन है इस नहर के द्वारा जो है सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा और अलीगढ़ की लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि सींची जाती है। चौथा कथन है इस नहर की कुल लंबाई 1440 किलोमीटर है। तो उपरोक्त में से सही कथन का चुनाव करें। तो यहाँ पे जो है 36 में ये देखते हैं सी ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा और चौथा सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। और यह जो है इसका निर्माण जो है 1830 में शुरू किया गया था और इसका निर्माण शाहजहां ने शुरू किया था। यह जो है उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है और यह सहारनपुर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1440 किलोमीटर है। इस नहर द्वारा जो है सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ और दिल्ली की लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि सींची जाती है, ठीक है। इसका निर्माण जो है शाहजहां ने शुरू करवाया था, लेकिन बाद में अंग्रेजों द्वारा जो है इसका विस्तार करवाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। प्रमुख घराने दे रखा है सूची फर्स्ट में, उनकी विशेषता दे रखी है सूची सेकंड में। तो सहारनपुर घराना जो है ये जो है ध्रुपद गायन से संबंधित है, तीसरे से मिल जाएगा। रामपुर घराना जो है ख्याल गायकी से संबंधित है, तो चौथे से मिल जाएगा। इटावा घराना जो है सितार वादन से संबंधित है, दूसरे से मिल जाएगा। शाहजहांपुर घराना जो है सरोद वादन से संबंधित है, पहले से मिल जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, गलत युग्म का चयन करें। प्रमुख व्यक्ति दे रखा है और उनका जन्म स्थान। तो अबुल फजल का जन्म स्थान कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पर है, आगरा में। और शेख फैजी का जन्म स्थान कहाँ पर है, उनका भी आगरा में है, सामने लिखा है बुलंदशहर, इसलिए गलत है ये, यही सही ऑप्शन होगा। इनका जन्म हुआ था 1547 ईस्वी में, ठीक है। यह जो है अकबर कालीन प्रसिद्ध विद्वान शेख मुबारक के पुत्र थे। यह एक श्रेष्ठ कवि, इतिहासविद और चिकित्सक भी थे, इसलिए यहाँ पे ये मिलान गलत हो जाता है। बाकी बीरबल का जन्म जो है जलौन में, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया का जन्म जो है बदायूं में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि उत्तर प्रदेश में जन घनत्व में सर्वाधिक वृद्धि 1961 से 71 के दौरान हुई थी। दूसरा कथन है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भदोही है। तो उपरोक्त में से सही कथनों का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व जो है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था और राज्य में सर्वाधिक वृद्धि जो है 1981 से 91 के वर्ष के दौरान हुई। और राज्य के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले जो है ललितपुर 242, सोनभद्र जो है 270 और हमीरपुर 275, महोबा 279, चित्रकूट जो है 308, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, दोनों कथन गलत हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है हरि औध कला केंद्र भवन कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश के
आजमगढ़ जिले में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो प्रमुख प्रजातियां हैं और उनका स्थान, तो यहाँ पे दे रखा है दशहरी आम। दशहरी आम के सामने क्या दे रखा है? मलिहाबाद। ठीक है। सफ़ेदा आम कहाँ पे? सहारनपुर। और जो है रटौल आम कहाँ पे है? ये जो है बागपत का प्रसिद्ध आम है। लंगड़ा आम जो है वाराणस का, ठीक है, बनारस का। तो यहाँ पे बनारसी दे रखा है, ये करेक्ट मिलान हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। कैस्पियन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है यह खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। दूसरा कथन है इसके उत्तर में जो है कराबुगास की खाड़ी स्थित है। तो यहाँ पे देखा जाए दोनों कथनों को हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन जो है गलत हो जाता है, क्योंकि कैस्पियन सागर जो है खारे पानी की जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये कथन जो है गलत हो जाता है, क्योंकि जो है हमसे पूछा गया है असत्य कथन। ठीक है, यहाँ की जो है लवणता होती है कितनी? 140%। ठीक है, ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है, असत्य के लिए पूछा गया है। इसके अलावा जो है इसके उत्तरी भाग में यूराल व ओल्गा जैसी नदियाँ गिरती हैं और इसके दक्षिण भाग में जो है काराबुगास की खाड़ी स्थित है, जबकि उत्तर में दे रखा है, इसीलिए ये ऑप्शन जो है यहाँ पे जो है सही माना जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि असत्य के लिए पूछा गया है, तो असत्य जो है दूसरा कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपीय क्षेत्र जो है मध्य महाद्वीपीय पेटी में अवस्थित नहीं है? तो यहाँ पे 43 में देखते हैं आइसलैंड। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। भूकंप का मध्य महाद्वीपीय पेटी यूरेशिया महाद्वीप के बीच जो है नवीन वलित पर्वतों के सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर फैली है, और इसके तहत देखा जाए तो जो है पिरेनीज, आल्प्स, काकेशस और हिमालय इसी पेटी में आते हैं, और विश्व के 21% जो है भूकंप इसी पेटी में आते हैं, जबकि आइसलैंड का संबंध जो है भूकंप की मध्य अटलांटिक पेटी से है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं के लिए पूछा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो गिनी की धारा की प्रकृति जो है गर्म है, ना कि ठंडी। तो ये जो है गलत है, तो इसलिए यही सही माना जाएगा। और यह जो है अटलांटिक महासागर में विपरीत विषुवतीय रेखा धारा के रूप में गिनी तट पर प्रकट होती है। ठीक है, इसलिए ये जो है गिनी की धारा कहलाती है। बाकी जो है लेब्राडोर की धारा जो है ठंडी है, जो है गल्फ स्ट्रीम की धारा जो है गर्म है, और जो है क्यूरोसियो की धारा जो है भी गर्म है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। निकिल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जो है शडबरी खान कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है इसके लिए देखा जाए 45 में, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन भूखंड जो है कैनेडियन शील्ड है, और जो है निकिल उत्पादन हेतु जो है विश्व प्रसिद्ध जो है शडबरी खान जो है कैनेडियन शील्ड में ही स्थित है। तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। पंपास नामक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पे देखा जाए 46 में जो है सही जवाब होगा जो है लाप लाटा के मैदान में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ब्राज़ील पठार के दक्षिण में जो है पराना पराग्वे का मैदान स्थित है, जिसे जो है लाप लाटा का मैदान कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, और यह मैदान समतल और उपजाऊ हैं। ठीक है, इन्हें ही पंपास कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? तो यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब है सी ऑप्शन हीरा। हीरा में जो है प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, क्योंकि हम जो है समझते हैं साइंस के अकॉर्डिंग कि जो है भिन्न भिन्न माध्यमों में जो है प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, और जो है प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है, तथा जिस माध्यम का अपवर्तनांक जो है जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। इसलिए प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो हीरे में प्रकाश की चाल जो है न्यूनतम होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में जो है ऋणात्मक मान नहीं होता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब क्या होगा जो है केल्विन। ठीक है, केल्विन में जो है ताप का मान जो है ऋणात्मक नहीं होता है। बाकी जो है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट,
एवं र्यूमर पैमाने का मान जो है ऋणात्मक होता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, आग पर रखी पतीली का जल किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है? तो यहाँ पे सही जवाब है संवहन द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल जो है द्रवों तथा गैसों में होता है और संवहन की प्रक्रिया में पदार्थ के कण जो है स्वयं स्थानांतरित होते हैं, जैसे आग पर रखी पतीली का जल संवहन द्वारा गर्म होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किस एक का तरंग दैर्घ्य जो है सर्वाधिक तथा ऊर्जा न्यूनतम होती है? तो यहाँ पे देखा जाए 50 का जो है सही जवाब है सी ऑप्शन रेडियो तरंगे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि रेडियो तरंगों का जो है तरंग दैर्घ्य जो है सर्वाधिक तथा ऊर्जा न्यूनतम होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे जिंक के सामने दे रखा है जो है एजुराइट, जो गलत है, क्योंकि जिंक के सामने होना चाहिए था कैलामीन या जिंकाइट। तो यहाँ पे जो है ये सही सुमेलित नहीं है, तो यही जो है सही ऑप्शन होगा, बाकी जो है सही सुमेलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे देखा जाए अश्रु गैस, तो अश्रु गैस का मिलान होगा अमोनिया से, और स्ट्रेंजर गैस का मिलान होगा जो है जीनोन से, और हार्स गैस का मिलान होगा जो है नाइट्रस ऑक्साइड से, और रणनीतिक धातु का मिलान होगा टाइटेनियम से। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस एक को मृदु कांच या सॉफ्ट ग्लास भी कहा जाता है? तो इसका नाम है सोडा कांच जो है भंगुर होता है, जिसका कारण एक जो है सुगमता पूर्वक टूट जाता है, जिसका कारण यह है कि यह जो है सुगमता कारण जो है टूट जाता है, इसलिए इसे भंगुर कांच भी कहा जाता है। यह सबसे सस्ता हुआ सर्वनिष्ठ कांच होता है, और सोडा कांच को जो है मृदु कांच या सॉफ्ट ग्लास भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो सही जवाब है डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में दे रखा है कि मनुष्यों का रुधिर समान न होकर जो है भिन्न भिन्न होता है। इसका कारण है कि लाल रुधिर कणिकाओं में एंटीजन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 54 में यह है कि जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का नियंत्रण करता है। ठीक है, रक्त में हाइड्रोजन जो है आयन सांद्रता का नियंत्रण करता है, किस में करता है? तो यहाँ पे 55 में ये पता चलता है कि सी ऑप्शन वृक्क में करता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि वृक्क एक जो है उत्सर्जी अंग है। यह उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न जो है अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। यह रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का नियंत्रण करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस एक को जो है वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है? वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। तो 56 में ये देखते हैं सही जवाब है सोमैटोट्रोपिन कहा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसे जो है वृद्धि हार्मोन्स भी कहा जाता है। इसका संबंध जो है शारीरिक वृद्धि से है। इसकी अधिकता से जो है भीम कायता की अवस्था उत्पन्न होती है, जबकि कमी से बौनापन होता है। अगर इसकी जो है इस हार्मोन्स की कमी होने से बौनापन भी हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस एक को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है? तो यहाँ पे जो है जीव द्रव्य को जो है जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो सूची फर्स्ट सूची सेकेंड का मिलान करते हैं। रेसरपिन जो दे रखा है इसका मिलान होगा, ठीक है, किससे? रेसरपरिन का मिलान होगा रक्तचाप कम करने के लिए, ठीक है, और क्यूनिन का मिलान होगा जो है मलेरिया का उपचार करने के लिए। थीन का मिलान होगा उत्तेजक के रूप में, और मॉर्फिन का मिलान होगा दर्द निवारक के रूप में। तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन
सही है। पहला कथन है मायोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। दूसरा कथन है मैग्नीशियम इसका आवश्यक घटक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो 59 का जो है केवल पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, बाकी जो है दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। तो यहाँ पे इसका जो है लौह होता है वो इसका आवश्यक घटक है, ना कि मैग्नीशियम। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, अंतरस्रावी ग्रंथि प्रायुष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जो अंतःस्रावी ग्रंथि है यानी पीयूष ग्रंथि वो कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है हाइपोथैलेमस के नीचे एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में पाई जाती है। तो ये जो है कहाँ पे पाई जाती है? मस्तिष्क में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है रामनगर का युद्ध, दूसरा है भैरववाल संधि, तीसरा है चिलियांवाला का युद्ध, चौथा है मनिहारी का युद्ध। तो यहाँ पे देखा जाए अक्टूबर 1776 में जो है मनिहारी का युद्ध लड़ा गया, किसके मध्य? सिराजुद्दौला और शौकत जंग के मध्य। तो ये हुआ था 1756 में। और अगला है भैरववाल की संधि कब हुई? 22 दिसंबर 1846 को अंग्रेज़ों और सिखों के मध्य। और इसके अलावा रामनगर का युद्ध हुआ 22 नवंबर 1848 में अंग्रेज़ों और सिखों के मध्य। और चिलियांवाला का युद्ध हुआ 13 जनवरी जो है 1849 को अंग्रेज़ों और सिखों के मध्य। तो इस प्रकार से यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 62, 1857 यानी 1857 किसकी रचना है, ये आपको बताना है। तो ये जो है 1857 जो है एस.एन. सेन की रचना है, जिसमें 1857 के विद्रोह का विस्तृत वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। एक तरफ मराठा सरदार दे रखे हैं, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र दे रखा है। तो गायकवाड़ दे रखा है, तो गायकवाड़ का मिलान किससे होगा? बड़ौदा। और होलकर का मिलान किससे होगा? इंदौर से। भोसले का मिलान किससे होगा? नागपुर से। पेशवा का मिलान होगा पूना से। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, दीवाने अमीर को ही पद की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई, जिसका संबंध किस विभाग से है? तो इसका संबंध जो है कृषि विभाग से है, जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से किसकी मृत्यु पर पूना के ब्रिटिश रेजिमेंट पामर ने कहा था कि इनकी मृत्यु के साथ ही मराठा सरकार का सारा सयानापन और संयम चला गया? तो ये कथन जो है नाना फडणवीस ने कहा था। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में मुगल शासक है, सूची सेकंड में शासनकाल है। तो बहादुर शाह प्रथम का जो है शासनकाल क्या था? इनका था 1707 से 1712 के मध्य। तो यहाँ पे देखा जाए इसका मिलान हो जाएगा दूसरे से। ठीक है, जहांगीर शाह का शासनकाल क्या था? 1712 से 1713 है। तो चौथे से हो जाएगा। फर्रुख शेर का शासनकाल था 1713 से 1719, पहले से मिलान हो जाएगा। आलमगीर द्वितीय का काल था 1754 से 1768 के मध्य। तो ये सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से विख्यात है? तो ये सही जवाब है अब्दुल्ला खां और हुसैन अली इसके लिए विख्यात है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, सिख राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है प्रत्येक सूबे का प्रमुख नाजिम कहलाता था जिसे केवल सैनिक अधिकार प्राप्त थे। दूसरा कथन है प्रत्येक परगने का प्रमुख कारदार होता था जो राजस्व एकत्रित करता था। तो यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 68 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है दूसरा कथन यहाँ पे सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है,
क्योंकि जो है सिख राज प्रांतों में बटा हुआ था उस समय, और जिसे सूबा कहा जाता था, और प्रत्येक सूबे का प्रमुख जो है प्रमुख अधिकारी होता था उसे नाजिम कहा जाता था, जिसे सैनिक तथा असैनिक दोनों अधिकार प्राप्त होते थे, और प्रत्येक सूबा परगने में विभाजित था, जिसका प्रत्येक जो है प्रमुख जो है कारदार होता था, जो शांति व्यवस्था के अलावा राजस्व भी एकत्रित करता था। तो यहाँ पे पहला कथन गलत था, दूसरा सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। प्रसिद्ध फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जैक मॉन्ट ने किसकी तुलना नेपोलियन बोनापोर्ट से की थी? तो यहाँ पे जो है ये तुलना रणजीत सिंह की गई थी नेपोलियन बोनापोर्ट से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो काट कर मार डालेंगी? तो ये जो है तुलना की बात की जा रही है। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, अलीवर्दी खान ने ये तुलना की थी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 1740 ईस्वी में जो है अलीवर्दी खां जो है बंगाल के नवाब थे, और अलीवर्दी खां के जो है अंग्रेज़ों से अच्छे संबंध हुआ करते थे, परंतु इसने अंग्रेज़ों को अपने गोदामों को दुर्गीकृत करने की अनुमति नहीं दी, और इसी ने यूरोपियों की तुलना जो है मधुमक्खियों से की थी, और कहा था कि इन्हें यदि न छेड़ा जाए तो शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो काट कर मार डालेंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। मुगल भू राजस्व व्यवस्था के इस बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है राज्य के लिए कृषि उत्पाद का 1/3 राजस्व निर्धारित था। दूसरा कथन है दयशाला व्यवस्था औसत उपज तथा औसत कीमतों पर आधारित थी। तो यहाँ पे देखा जाए तो 71 में देखा जाए तो सही जवाब क्या होगा? दोनों कथन सही होंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन में कहा गया है कि सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत सर्वप्रथम लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में प्रस्तुत किया। दूसरा इसका कारण दे रखा है कि इस अवधारणा के अंतर्गत यह प्रतिपादित किया गया था कि प्रत्येक कांग्रेसी जो है ब्रिटिश वायसराय के प्रोत्साहन पर ब्रिटिश हितों के लिए स्थापित एक संस्था है जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 72 में जो है सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता जो है रास बिहारी बोस ने की थी? तो यहाँ पे देखा जाए 73 में ये देखा जाए तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, मद्रास अधिवेशन 1908, ठीक है, जो हुआ था। इसमें जो है इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विषय में असत्य है? तो यहाँ पे 74 में ये पाते हैं कि उनका कथन है कि उनके बारे में ये कथन है कि परमहंस मंडली के संस्थापक सदस्यों में से एक थे वे। ये कथन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा डी ऑप्शन, क्योंकि जो है 1849-50 ईस्वी में जो है आत्माराम पांडुरंग ने जो है बालकृष्ण जयकर और जो है ददोबा पांडुरंग की सहायता से बम्बई में परमहंस मंडली की स्थापना की, लेकिन इससे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कोई संबंध नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? स्तूप दे रखा है और खोजकर्ता। तो सांची का स्तूप दे रखा है, ठीक है, और नागार्जुनी कुंड का जो है स्तूप दे रखा है, भरहुत स्तूप है, अमरावती स्तूप है। तो यहाँ पे अमरावती स्तूप की खोज जो है 1797 ईस्वी में जो है कर्नल मैकेंजी ने की थी, ना कि एडवर्ड बेकर ने। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। शिवाजी के अष्टप्रधान परिषद के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। एक तरफ मंत्री हैं, दूसरी तरफ संबंधित जो है विभाग या मंत्रालय हैं। तो चिटनिस दे रखा है, पत्राचार जो है विभाग, तो चौथे से मिलान हो जाएगा। वाकयान 20 दे रखा है, इसका मिलान होगा सूचना विभाग से। और दबीर दे रखा है, इसका मिलान होगा विदेश मंत्रालय से। और अगला है
जो है मजमुआदार दे रखा है, इसका होगा अर्थ मंत्री से संबंधित होगा, दूसरे से मिल जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 77। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। एक तरफ विद्रोह है, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र है। तो यहाँ पे देखा जाए गडकरी विद्रोह जो है महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। खासी विद्रोह जो है मेघालय से संबंधित है। रंपा विद्रोह जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मोपला विद्रोह जो है केरल से संबंधित है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राजनीतिक संगठन है और उनके संस्थापक हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन है बम्बई एसोसिएशन। इसका जो है संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे देखा जाए दादा भाई नौरोजी ने 26 अगस्त 1852 को जो है बम्बई में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना करी, ना कि बदरुद्दीन तैयब जी ने। तो ये जो है गलत था, इसलिए यही सही होगा। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था कि सरकार को समय समय पर ज्ञापन देना, ताकि जो है हानिकारक समझे जाने वाले नियमों तथा सरकारी नीतियों के लिए सुझाव दिए जा सकें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है सती प्रथा का अंत, दूसरा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, तीसरा है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना, चौथा है ठगी प्रथा का अंत। तो उपरोक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे सही है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में ईस्वी में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही होगा कि 3 कथन सही है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। सूची फर्स्ट में समाचार और पत्र पत्रिकाएं हैं और सूची सेकंड में प्रकाशक और संपादक है। तो यहाँ पे देखा जाए जो है उदंत मार्तंड ये पत्रिका है, इसका जो प्रकाशक है या संपादक है तो जुगल किशोर है। तो तीसरे से मिल जाएगा। हिंदी प्रदीप के जो है संपादक है जो है बालकृष्ण भट्ट, और इंकलाब का जो है संस्थापक है जो है खालिद अंसारी, ठीक है। दूसरे मिल जाएगा हरिजन के संस्थापक है जो है महात्मा गांधी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसका कारण है कि उत्तर प्रदेश का आलू उत्पादन हरित क्रांति के कारण बढ़ा है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे जो है पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक के रूप में उत्तर प्रदेश जाना जाता है और देश में आलू का उत्पादन 40% से अधिक उत्पादन जो है केवल अकेले उत्तर प्रदेश में किया जाता है। और आलू के उत्पादन में वृद्धि के लिए भारत सरकार द्वारा गोल क्रांति को अपनाया जाना एक प्रमुख कारण है, ना कि हरित क्रांति। इसलिए आर गलत है, ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जो है खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में निवास करती है। दूसरा कथन है बनरौत उत्तराखंड में पाई जाने वाली जो है पाई जाती है और ये जनजाति मंगोल प्रजाति की है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए 82 में पहला कथन सही है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, ठीक है। क्योंकि जो है बनरौत जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में पाई जाने वाली कोल किरात जातियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। एक तरफ जलप्रपात है, दूसरी तरफ देश है। तो देखा जाए तो एंजिल का मिलान होगा वेनेजुएला से, और सदरलैंड का मिलान होगा न्यूजीलैंड से, और रिब्बन का मिलान किससे होगा? रिब्बन का मिलान होगा कैलिफोर्निया से, और जो है गवर्नी का मिलान होगा फ्रांस से। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में कहा गया है कि ज्वार भाटा की ऊंचाई में पर्याप्त भिन्नता होती है। इसका कारण दे रखा है यह सागर में जल की गहराई पर निर्भर करता है। तो नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें।
तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि आर्कियन काल में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। दूसरा कथन है जो है आर्डोविशियन काल में स्थल भाग में जीवों की उत्पत्ति हुई। तीसरा कथन है कि कैम्ब्रियन काल में विंध्य पर्वतमाला का निर्माण हुआ। चौथा कथन है कार्बोनिफेरस काल में जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर बताना है कि उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे केवल 2 कथन सही है, ठीक है, 2 कथन सही है, बाकी जो है 2 कथन यहाँ पे गलत है। कौन सा? पहली बात, यहाँ पे कथन तीसरा और कथन चौथा यहाँ पे सही है, जबकि पहला और दूसरा यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, यहाँ पे जो है वनस्पतियों का विस्तार हुआ और समुद्र में रेंगने वाले जीव उत्पन्न हुए, ठीक है। और जो है और यहाँ पे जो है चट्टानों का निर्माण हुआ, जहाँ पे लिखा है यहाँ समुद्रों में जो है रीढ़ युक्त जो है जीव उत्पन्न हुए, परंतु स्थल जीव रहित था। भारत में इस काल में ही अरावली पर्वत व धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा गलत थे, तीसरा और चौथा यहाँ पे सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। एक तरफ कल्प दे रखा है, दूसरी तरफ युग दे रखा है। तो यहाँ पे जो है पहले का मिलान होगा प्रथम युग से, दूसरे का मिलान होगा द्वितीय युग से, तीसरे का मिलान होगा तृतीय युग से, चौथे का मिलान होगा चतुर्थ युग से। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो प्रमुख झीलों का मिलान करना है राज्यों से। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी पर बांध बनाकर जो है तवा ओहर झील निर्मित की गई, ठीक है। ये मिलान जो है यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान लिखा है जबकि यहाँ पे मध्य प्रदेश होना चाहिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं था। अगला है क्वेश्चन नंबर 88। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में आपसे कह रहा है यदि कोई जलयान अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो एक दिन घटा दिया जाता है। इसका कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व व पश्चिम में एक दिन का अंतर पाया जाता है। तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए ए गलत है, परंतु आर यहाँ पे सही है, ठीक है। आर इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे इसलिए गलत है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व व पश्चिम में एक दिन का अंतर पाया जाता है। जब कोई जलयान अंतर्राष्ट्रीय रेखा को पार कर पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो एक दिन जो है जोड़ दिया जाता है, ना कि घटाया जाता है। और जब जो है पूर्व दिशा में यात्रा करता है तो एक दिन घटा दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे अभिकथन यहाँ पे गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे जो है 89 में हम देखते हैं जो है कानराट का मिलान किससे होगा? ऊपरी और निचले क्रस्ट के मध्य संक्रमण क्षेत्र है। और रेपिटी का मिलान किससे होगा? बाह्य और आंतरिक मेंटल के भाग। तीसरे से मिलान हो जाएगा। गुटेनबर्ग का मिलान होगा मेंटल और कोर के मध्य का भाग। तो यहाँ पे चौथे से मिलान होगा। और डी का मिलान होगा दूसरे से, ऊपरी और निचले क्रस्ट के मध्य का भाग। तो इस प्रकार यहाँ पे सही मिलान होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे देखा जाए जनजातियों का मिलान करना है जिलों से। तो सहरिया जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? ललितपुर में, ठीक है। थारू जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? गोरखपुर में। और चेरो जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? वाराणसी में। और खरवार जनजाति देवरिया में। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 91। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है आयोग की संरचना का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। दूसरा कथन है आयोग का सदस्य जो है पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर जो है पुनर्नियुक्त का पात्र होता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे
सही है। तो 91 का यहाँ पे सही जवाब है, केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। यहाँ पे पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभी कथन में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इसका कारण है कि भारत का परिसंघ राज्यों के मध्य जो है करार का परिणाम है। तो नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही है, ए सही है, परंतु आर यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है भारत का परिसंघ राज्यों के मध्य किसी करार का परिणाम नहीं है और संगठक इकाइयों को उससे विलग होने का अधिकार नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसका कारण जो है गलत हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित राज्यों को उनके उद्भव के काल क्रमानुक्रम में व्यवस्थित करें और सही कूट का चयन करें। झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड और हरियाणा। तो केरल की जो है स्थापना कब हुई? 1956 में। नागालैंड की कब हुई? 1962 में। हरियाणा की कब हुई? 1966 में। और अरुणाचल प्रदेश की 1986 में। और झारखंड की कब हुई? 2000 में। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करें। राज्यों का मिलान करना है राज्यसभा सीटों से। तो आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 11 है। चौथे से उड़ीसा में कितनी है? 10 है। महाराष्ट्र में कितनी है? महाराष्ट्र में 19 है। तमिलनाडु में कितनी है? 18 है। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान से ली गई विशेषताएं। पहला है, कौन सा है? पहला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। दूसरा है न्यायिक पुनरावलोकन। तीसरा है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। चौथा है राष्ट्रपति पर महाभियोग। पांचवा है परमाधिकार लेख। तो सही विशेषताओं पर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है जो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है तीसरे नंबर की, ये जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। और परमाधिकार लेख जो है 5वें नंबर का, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रकार से पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा, चौथा सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्न पदों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं। पहला राज्य मंत्री, दूसरा संसद के सदस्य, तीसरा है लोकसभा के अध्यक्ष, चौथा है राज्यों के राज्यपाल, पांचवा है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। तो सही कूट का चयन करना है यहाँ पे। तो लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ नहीं दिलाई जाती, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष अन्य लोकसभा सदस्यों की तरह ही एक सदस्य के रूप में शपथ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन और जो है जो चौथे नंबर का बिंदु है वो जो है तीसरी अनुसूची से संबंधित ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और पांचवा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है प्रस्तावना को संपूर्ण संविधान के अधिनियमन के बाद जो है अधिनियमित किया गया था। दूसरा कथन है प्रमुख विधिवेत्ता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा था। तीसरा कथन है ये पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। चौथा कथन है इसे 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत किया गया था। तो सही कथनों का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे देखा जाए 97 का, तो यहाँ पे सी ऑप्शन पहला, तीसरा और चौथा सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे जो है गलत हो जाता है, क्योंकि जो है प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहा जाता है। इसी संविधान का इसमें संविधान का सार होता है और प्रख्यात न्यायविद व जो है संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करें। अनुच्छेद का मिलान करना है उनके उपबंध से। तो अनुच्छेद 87 का संबंध है जो है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण से। अनुच्छेद 243 का संबंध है किससे? पंचायतों की शक्ति से। तो तीसरे से हो जाएगा। अनुच्छेद 243 पा का संबंध है जो है किससे?
नगर पालिकाओं की अवधि से, तो दूसरे से हो जाएगा। अनुच्छेद 98 का संबंध है संसद के सचिवालय से, तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। भारत में संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है संसदीय समिति जो है, संसदीय समिति सांसदों का एक पैनल है जिसे सदन द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा कथन है संसद को इनके कार्य संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही था, ना कि बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है केवल ए ऑप्शन सही था, बी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो प्रमुख समितियां हैं और उनके गठन का वर्ष है। तो अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ। थुंगन समिति का गठन जो है 1988 में हुआ। LM सिंघवी समिति का गठन जो है 1986 में हुआ। GVK राव समिति का गठन 1985 में हुआ। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से किस आर्थिक प्रणाली को एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ कहा था? तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, पूंजीवादी प्रणाली को उन्होंने अदृश्य हाथ कहा था। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उनका कहना था कि ऐसी व्यवस्था जिसमें कितना उत्पादन किया जाएगा अथवा किसका किया जाएगा, यह बाजार में प्रचलित मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा तय होगा, को बाजार व्यवस्था या पूंजी प्रणाली कहा गया। ठीक है, और इसे एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास की नीति पर बल दिया गया? तो इस पंचवर्षीय योजना का नाम है 11वीं पंचवर्षीय योजना। ये जो है 2007 से 12 के मध्य जो है संचालित की गई और जिसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि अर्थव्यवस्था के उच्च विकास का लाभ समाज के कमजोर और संसाधन विहीन वर्गों तक पहुंच सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। ऐसी बेरोजगारी जो पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी बनी रहती है वह क्या कहलाती है? तो वह जो है घर्षण जनित बेरोजगारी कहलाती है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से कौन एक जो है ग्रामीण साख व्यवस्था में सबसे शीर्ष संस्था है? तो इस संस्था का नाम है नाबार्ड और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को जो है शिवरमन कमेटी की संस्तुति पर की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह ग्रामीण साख व्यवस्था में सबसे शीर्ष संस्था है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से किस प्रकार का घाटा यह प्रदर्शित करता है कि सरकार उधारी का प्रयोग पूंजीगत कार्यों को पूरा करने में भी कर सकती है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, प्रभावी राजस्व घाटा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में से कौन एक जो है स्फीति की दर तथा बेरोजगारी के बीच विलोम संबंध प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 106 का सही जवाब है ए ऑप्शन, फिलिप्स वक्र। 1958 में A.W. फिलिप्स ने स्फीति दर तथा बेरोजगारी दर के बीच जो है विलोम संबंध को एक वक्र के माध्यम से प्रदर्शित किया था, जिसे फिलिप्स वक्र भी कहा गया। इसके अनुसार जो है स्फीति की दर जितनी ही ऊंची होगी बेरोजगारी दर उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। मुद्रा गुणक निम्नलिखित के बीच का अनुपात है। तो मुद्रा गुणक जो है प्राथमिक मुद्रा तथा कुल मुद्रा की मात्रा के मध्य अनुपात है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। राधा, शीला, महिमा और सीता एक मेज के गिर्द बैठी हैं। राधा सीता के दाईं ओर बैठी है, महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। दिए गए विकल्पों में से बताइए कि कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 4 लोग हैं। तो कहा गया है, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे राधा बैठी है। ठीक है, तो राधा शीला के दाईं ओर बैठी है। राधा शीला के, तो शीला यहाँ पे बैठी होगी। ठीक है, महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। महिमा को यहाँ, महिमा जो है सीता की बाईं ओर बैठी है। तो सीता को यहाँ बैठाते तो महिमा को यहाँ बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो है
सीता के सामने जो है राधा है, सीता के सामने राधा है, ठीक है, और शीला के सामने महिमा। ये ऑप्शन नहीं है तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये राधा है, ये सीता है, सामने बैठी हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 109। अनसाइंटली शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक में शब्द में इनके दो अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये होता है 21वां, ये होता है 14, 19, 9, 7, 8, 20, 12 और 25। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो GH पड़ता है, ठीक है, GH पड़ता है, इनके बीच में उतना ही गैप है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा, ठीक है, GH है और जो है S और Y भी है और U और S भी है। तो इस प्रकार यहाँ पे 3 जो है सही होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। दी गई संख्या श्रेणी में कौन सी एक संख्या गलत है? तो यहाँ पे इसमें जो है 0.5 का गुणा होगा 3 में तो 1.5 आ जाएगा। फिर बढ़ के होगा, बढ़ाएंगे तो 1 का गुणा होगा तो यहाँ पे 1.5 आ जाएगा। फिर जो है 1.5 में जो है 1.5 का गुणा होगा तो 2.25 होना चाहिए, लेकिन 2.5 लिखा है, ये गलत है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। यहाँ पे 2.25 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 111 है। 111 में देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि इसका आंसर निकालने के लिए तो यहाँ पे जो है इनको जोड़ना है 53 और डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखा जाए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखा जाए इनको जोड़ने पे बने क्या होना 27/3, 3 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा 9, ठीक है। इनको जोड़ने पे क्या बना 44, 28, बहत्तर बटे 8, तो क्या आया 9×8 = 72, ठीक है। तब इनको जोड़ेंगे कितना बनेगा 7 और 11, तो कितने का डिवाइड करें 13 का डिवाइड करें तभी तो 9 आएगा। 9 लाना है हर जगह, तो 13 का डिवाइड करेंगे, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 112। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ABCD का कोड ADIP हो तो उसी सांकेतिक भाषा में HGFE का कोड क्या होगा? तो यहाँ पे एक दूसरे का जो है ABCD ADIP, इसमें जो है कितना 1 का गुणा करेंगे, इसमें जो है दो नंबर का है 2, 3, 4, इसमें कितने गुणा करेंगे 2 का तो D बन जाएगा। 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 नंबर का आ जाएगा, ये 9 नंबर का है, 4 नंबर का है, 1 नंबर का है, ये जो है 16 नंबर का है। 4 में 4 का गुणा करेंगे 16 आ जाएगा। तो सही जवाब होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 है। किसी दिशा में से मैं 35 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर चला, अंत में बाईं ओर मुड़कर जो है 35 किलोमीटर चला। बताएं कि मैं अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हूँ। पहले मैं जो है अपने स्थान से 35 किलोमीटर चला, फिर मुड़कर जो है 17 किलोमीटर चला, फिर 35 किलोमीटर चला, तो जो है अब मैं कितनी दूरी पर हूँ
17 किलोमीटर की दूरी पर हूँ, क्योंकि यही स्थान तो गैप रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 है, फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए नर्मदा ने कहा कि वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति का नर्मदा से क्या संबंध है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है इसका संबंध है चचेरे भाई से। सी ऑप्शन करेक्ट है। 115 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं तो सही जवाब हो जाएगा एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 है, एक शीशे के जार में एक प्रकार का बैक्टीरिया रखा गया है जो कि प्रत्येक अगले दिन दोगुना हो जाता है। यदि जार 60 दिनों में पूरा भर जाता है तो जार 1/4 कितने दिनों में भर जाएगा? तो यहाँ पे जार जो है 58वें दिन जो है 1/4 भर जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, 45 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। ठीक है, महेश का स्थान कक्षा में ऊपर से 17वां है। यदि महेश से पहले 9 लड़कियां हैं तो महेश के बाद कितनी लड़कियां होंगी? ठीक है, तो यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 45 है, और माना लड़कियों की संख्या हो गई x, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2x। तो x प्लस 2x इक्वल टू 45, तो x इक्वल टू कितना आएगा? 15 है। अर्थात कक्षा में 15 लड़कियां और 30 लड़के। ठीक है, और महेश की पहले लड़कियों की संख्या कितनी है? 9 है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो महेश के बाद लड़कियों की संख्या कितनी होगी? टोटल 15 है, तो 9 का जो है माइनस कर देंगे, टोटल 6 आ जाएंगी, अतः 6 लड़कियां थी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 है, शेयर बाजार का प्रमुख जो है प्रवर्तक क्या है? तो शेयर बाजार की स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई, और जो है फेरवानी समिति की संस्तुति पे इसकी स्थापना हुई, और IDBI इसका प्रमुख प्रवर्तक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2003 में लागू हुआ, जिसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, जिसका उद्देश्य था राजस्व घाटे को समाप्त करना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, किसी देश की वास्तविक प्रगति का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय आय की गणना की जानी चाहिए। तो यहाँ पे जो है सही जवाब है बी ऑप्शन, स्थिर कीमतों पर की जानी चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, मई जून 2023 में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री मेधा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका जो है तेलंगाना राज्य के जो है रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली मंडल गांव में इसका उद्घाटन हुआ। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, जून 2023 में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा कथन है, भारत इस सूचकांक में 67वें स्थान पर रहा। तो सत्य कथन का यहाँ पे चुनाव करें। तो यहाँ पे दोनों कथन सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, मई 2023 में 4 सदस्यीय क्वाड शिखर बैठक का आयोजन हिरोशिमा जापान में संपन्न हुआ। वर्ष 2024 में क्वाड बैठक का आयोजन किया जाएगा, कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 123 का सही जवाब है ए ऑप्शन, भारत में किया जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, मई 2023 में टाटा समूह के अध्यक्ष एस चंद्रशेखरन को किस देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान सिविलियर डे ला लाजेंड डी होनूर से सम्मानित किया गया? तो ये जो है सम्मान जो है कहाँ का है? ये सम्मान है फ्रांस का। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, केंद्र सरकार द्वारा मई 2023 में दाम नामक खतरनाक जो है मैलवेयर के संबंध में लोगों को चेतावनी जारी की गई। ये विशेष रूप से टारगेट करता है किसको? तो ये विशेष रूप से टारगेट करता है एंड्रॉयड फ़ोन को। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, मई 2023 में जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में जो है सूची में भारत के किस सुपर कंप्यूटर को 75वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम है एरावत सी डैक। ये पुणे में स्थापित किया गया है सुपर कंप्यूटर है।
बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, मई 2023 में संयुक्त नौसैन्य अभ्यास टाइगर शार्क 40 का आयोजन किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ? ठीक है, तो यह जो है बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य संपन्न हुआ। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है और इसका आयोजन स्थल जो है चट्टोग्राम बांग्लादेश था। अगला क्वेश्चन नंबर 128, मई 2023 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री द्वारा किस राज्य में जो है दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया गया, जो भारत और बांग्लादेश के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापार एवं परिवहन केंद्र के रूप में कार्य करेगा? तो ये जो है बंदरगाह जो है दावकी भूमि बंदरगाह है, ये जो है कहाँ पर स्थापित हुआ? ये मेघालय में। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन ट्विटर की सीईओ नियुक्त हुई है? तो यहाँ पे सही जवाब है जो है लिंडा याकारिनो। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, जून 2023 में बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की शीघ्रता से पहचान हेतु किस एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत जो है कि परिप्रेक्ष्य में बात की जाए माहिर की शुरुआत की गई है, माहिर की शुरुआत की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, माहिर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 131, मई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। इस भवन के 3 मुख्य जो है प्रवेश द्वारों में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए इसमें जो है 3 प्रमुख द्वार हैं, लेकिन श्रम द्वार है वो सम्मिलित नहीं है, बाकी ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन नंबर 132, जून 2023 में निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने हेतु प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया? तो ये जो है एसबीआई द्वारा शुरू किया गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है प्रोजेक्ट कुबेर का उद्देश्य बेंगलुरु सर्किल में अपने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, जून 2023 में विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में अपनी पहली जो है समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में प्रारंभ की गई? तो यह जो है कहाँ पे शुरू की गई? विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में शुरू की गई है। तो ये जो है बांग्लादेश में शुरू की गई। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यह जो है 358 बिलियन डॉलर की परियोजना है और सड़क सुरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, जून 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें केंद्र सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, मई 2023 में नशीले पदार्थों के विरुद्ध ऑपरेशन समुद्रगुप्त नामक अभियान प्रारंभ किया गया। इसके लिए किस एजेंसी को नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे 135 का सही जवाब है। इसके लिए ड्रग्स निरोधक एजेंसी द्वारा वित्तीय मूल्य के मामले में नशीले पदार्थों की सबसे बड़ी जब्ती की गई और इसका प्रारंभ जो है एनसीबी द्वारा किया गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, मई 2023 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो इसका उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, जून 2023 में केंद्र सरकार द्वारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में मणिपुर हिंसा जांच हेतु एक आयोग का गठन किया गया? तो यहाँ पे 137 का सही जवाब है जो है जून 2023 में जो है केंद्र सरकार ने अजय लांबा की अध्यक्षता में मणिपुर हिंसा की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया और इस आयोग के अन्य 2 सदस्य हिमांशु शेखर दास एवं आलोक प्रभाकर थे। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138, जून 2023 में भारत कनाडा विवाद के संबंध में जो है 5 आइज गठबंधन चर्चा में रहा। इस जो है गठबंधन के सदस्य देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और अमेरिका। तो इनमें से देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें जो है सभी देश सम्मिलित थे, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, जून 2023 में महिला 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में संपन्न हुआ। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 5 जून 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा
अमृत धरोहर योजना का शुभारंभ किया गया। दूसरा कथन है इस योजना के अंतर्गत स्थानीय समुदायों की मदद से रामसर स्थलों का संरक्षण किया जाएगा। तो सत्य कथन का यहाँ पे चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों कथन सही हैं। इस प्रकार यहाँ पे 140 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। इसी के साथ ही DHIS का री एग्ज़ाम थर्ड फेज का जो टेस्ट पेपर संचालित किया जा रहा है, उसका यहाँ पे पहले नंबर का टेस्ट पेपर जो GS पर आधारित था, उसका यहीं पे समापन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।